हेलो एंड वेलकम बैक टू रीडिफाइड ड्यू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम कृष्णा। इस लेक्चर में हम पीटी 360 यानी कि प्रीलिम्स के लिए 5 इयर्स के करंट अफेयर्स का जो अगला टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो है वेस्ट एशिया, उसे हम पढ़ेंगे। प्रीलिम्स के लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है मैप। मैप में अगर आप देखो तो 2-3 तरह के मैप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला अगर आप देखोगे तो पहला है सिटीज़ के बारे में पूछ लेता है। फॉर एग्जांपल एलेप्पो कहाँ है, इदलिब कहाँ है, ये सारी लोकेशंस आपको कंट्री वाइज पता होनी चाहिए। दूसरे जो चीज़ है वो बॉर्डर के पर्सपेक्टिव में पूछता है कि कंट्री टू कंट्री, किस कंट्री का बॉर्डर किससे लगता है। दूसरा कंट्री टू ओशियन, कि कौन सी वाटर बॉडी में कौन सी कंट्री ओपन हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि लेबनान और इज़राइल ये मेडिटेरियन सी में ओपन होते हैं कि नहीं। ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्री पूछी है, रेड सी की बॉर्डरिंग कंट्री पूछी है, कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग की। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, कौन सी कंट्री किस वाटर बॉडी से लगती है, प्लस किस कंट्री से दूसरी कंट्री का बॉर्डर लगता है। फॉर एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए कि कुवैत का बॉर्डर ईरान से लगता है कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस इन जनरल पूछता है। इन जनरल मैप पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़। दूसरा, ट्रीटी या एग्रीमेंट काफ़ी सारे होते रहते हैं। अभी हम देखेंगे कुर्दिश जो विवाद है वो क्यों आया, क्योंकि कुछ ट्रीटीज़ हुई थी वर्ल्ड वॉर के बाद, उन चीज़ों से रिलेटेड है। देन तीसरा जो क्वेश्चन पूछेगा इसमें, वो इन जनरल ट्राइब्स के कॉन्टेक्स्ट में पूछता है। जैसे कुर्दिश जो ट्राइब्स हैं किस किस स्टेट यानी कि कंट्री में पाई जाती है, इस तरह के क्वेश्चन इन जनरल ये 2-3 थीम्स होती है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर ये कोर्स आप ज्वाइन करना चाहो तो सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर जाकर पीटी 360 यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्पेशल कोर्सेज में। बाकी कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हो। प्रीलिम्स 2.0 क्रैश कोर्स में जो करंट अफेयर्स टाइप की चीज़ें हैं उसमें भी ये टॉपिक इंक्लूडेड है। पीटी 360 के वीडियोस फ्री हैं। कुछ वीडियोस हम रिलीज़ करने से पहले इस प्लेलिस्ट में ऐड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वीडियोस अभी रिलीज़ हुए नहीं हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को अपने लिए ऐड कर सकते हो और ये वीडियोस देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे मैप पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल एलेप्पो आपको पता होनी चाहिए। बाकी आप देख लो सारी जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज़, आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाओ उतना आप याद कर लो। लेक वॉन आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। इस्तांबुल की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये आपका किस जगह लोकेटेड है। यूरोप और एशिया के बीच को कनेक्ट करता है। देन जो ये गल्फ़ है, पर्शियन गल्फ़, गल्फ़ ऑफ ओमान, गल्फ़ ऑफ एडन, देन ये वाली जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, देन बाब अल मंदीब, ये सुएज़ कैनाल है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है। इसमें जो आइलैंड है, तो खैर इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में मैप पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नहीं देख रहे, लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि कंट्रीज़ जो मेडिटेरेनियन सी से कौन सी कंट्री लगती हैं, ब्लैक सी से कैस्पियन सी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो उनको याद करने का एक तरीका, या तो आप क्लॉकवाइज ऑर्डर में याद करो या फिर एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में याद करो। तो ठीक है, इस टॉपिक पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कंट्रीज़ भी आप याद कर लेना टॉपिक बाय टॉपिक। तो सबसे पहले कुर्दिश स्टेट्स की बात करते हैं। कुर्द जो ट्राइब्स हैं, तो इनको लेकर इतना इश्यूज़ क्यों होते हैं। कुर्दिश जो न्यूज़ में रहती हैं अगर आप देखो तो इन जनरल ये टर्की में भी हैं। ये वाला जो एरिया है ये हाईलाइटेड है, ये वाला ये टर्की में भी है। देन ये सीरिया में है, इराक, ईरान, अज़रबैजान, बहुत सारी जगह पर है। जो नॉर्दर्न कुर्दिश है उनको बाकुर कहते हैं। देन साउदर्न कुर्दिश को बशूर कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ मैंने लिख दिए थे। और ईस्टर्न कुर्दिश को रोज़े हल्त कहते हैं और वेस्टर्न कुर्दिश को रोज़ावा कहते हैं। तो आप इनको याद करना चाहो तो रोज़े, रोज़ा, बाकुर, बाशुर, मैं तो ऐसे याद किए हुए, आप भी ऐसे याद कर सकते हो। तो ये कुर्दिश रीजन्स हैं, राइट। तो ये किन एरियाज़ में रहते हैं मैप पर ही आप याद कर लो। दुनिया के लार्जेस्ट स्टेटलेस एथनिक ग्रुप हैं। तो अब ये एथनिक ग्रुप हैं ईरान के मेनली, लेकिन लार्जेस्ट स्टेटलेस भी हैं। तो ऐसा क्यों हो गया, इनका स्टेट का जो या इनकी सिटीजनशिप थी वो कैसे चली गई, उसकी रूट्स हैं वर्ल्ड वॉर 1 में। तो हम अभी देखेंगे आगे जो 2 ट्रीटीज़ हैं इससे जुड़ी हुई। फिलहाल ये जो लैंग्वेजेस बोलते हैं वो बोलते हैं कुर्दिश और ज़ाज़ा गोरानी। देन जो ये लैंग्वेजेस हैं ये बेसिकली इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली की हैं। ठीक है, और काफ़ी पॉपुलेशन है। अगर आपको याद करना हो तो खुशी खुशी याद कर लो, होती नहीं है वैसे याद। तो 2 ट्रीटी हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहली ट्रीटी थी वो थी ट्रीटी ऑफ सेवरस। तो ये बेसिकली हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में, सेवरस की ट्रीटी। यहाँ पर 2 पावर थी, अगर आपको वर्ल्ड वॉर 1 में पता हो, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। एक पावर्स थी जिनको हम कहते थे एलाइज पावर, ALLIES, राइट। और दूसरी जो पावर्स थी उनको हम सेंट्रल पावर्स कहते थे। सेंट्रल पावर्स हम कहते थे। एलाइज पावर में बेसिकली आते थे आपके ये वाली कंट्रीज, जैसे फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया। एलाइज में फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, आई थिंक इटली और जापान भी इसी में आते थे। सेंट्रल पावर में जो सबसे बड़ी पावर थी बेसिकली जर्मनी हुआ करती थी, ऑस्ट्रिया, हंगरी,
ये हुआ करते थे, ठीक है। ऑटमन एम्पायर यानी कि टर्की, ये भी हुआ करता था। तो ट्रीटी ऑफ सेवरस ये एलाइज ऑफ वर्ल्ड वॉर एंड बेसिकली जो ये ऑटमन एम्पायर था सेंट्रल पावर का, उनके बीच की हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि जो ऑटमन टेरिटरी थी यानी कि टर्की की टेरिटरी थी, ये अपने आप को दे ली थी इन्होंने कि हम ही रख लेंगे। और जो ये वेस्टर्न एलाइज थे, एलाइज पावर्स ने कुर्दिश स्टेट के लिए एक प्रोविज़न भी बना दिया था कि हम आपके लिए एक अलग से कुर्दिश स्टेट हम दे देंगे, राइट। ये हो गया। एलाइज पावर के लिए एक और नाम होता है, अगर आपको याद करना हो तो आप याद कर सकते हो, ENTENTE, एंटेटे पावर्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। अब हुई फिर ट्रीटी ऑफ लुसाने 1923 में, वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो चुका था इसके बाद। तो अभी क्या हुआ था, ऑटमन एम्पायर को डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश की थी और अलग अलग जगह बांट लिया, कुर्दिश लोगों को अपना एक एरिया दे दिया, लेकिन उसकी वजह से इश्यूज़ हुए। वापस से ये ट्रीटी ऑफ लुसाने चली, इन्होंने फिर ये ट्रीटी ऑफ सेवरस के जो प्रोविजंस थे, प्रावधान थे, उनको रद्द कर दिया, ठीक है। और फिर बनाया आज का टर्की। जो आज का टर्की है उस टाइम पे ऑटमन एम्पायर हुआ करता था, और इन्होंने कहा कि कुर्दिश लोगों के लिए अब कोई भी प्रोविज़न नहीं है, और वहीं से इनको अपनी अपनी कंट्रीज़ में माइनॉरिटी स्टेटस के तहत छोड़ दिया। उसके बाद से ही इनके आर्म कॉन्फ्लिक्ट चले आ रहे हैं कुर्दिश लोगों के, ठीक है। एंड जो कुर्द हैं इराक और सीरिया में ऑटोनोमस रीजन्स भी है। अब बहुत से लोग कुर्दिश को नेगेटिव टोन में पढ़ते हैं या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की तरह देखते हैं, बट इसके रूट्स देखो, इसमें कुर्द्स की गलती है या फिर किसकी गलती है, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर जानना चाहूँगा। मैं चाहूँगा आप कमेंट ज़रूर करो। आप कमेंट नहीं करते हो, वीडियोज़ अच्छे आपको लगते हैं, आप दूसरों को शेयर भी नहीं करते हो, खुद दुबका के बैठ जाते हो, बड़ा दोगलापन है, कम करो इसको। देन इदलिब, जो अभी हमने बात की थी, तो इदलिब, अब हम सीरिया की थोड़ी सी बात करें, ठीक है। सीरिया में सिविल वॉर चलता रहता है काफ़ी टाइम से। एक बार मैं आपको सीरिया का जो पावर कंट्रोल है वो दिखाना चाहूँगा। ये पूरा जो कलर है, ये कलर्ड मैप है, पूरा सीरिया ही है। जो इसमें रेड वाला पार्ट है, ये यहाँ लिखे हुए हैं, ये सीरिया की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। देन इसमें जो येलो वाला पार्ट है, ये कुर्दिश फोर्सेस हैं। देन जो ये लाइट ग्रीन है, ये रिबिल जो उनके विद्रोही लोग हैं वो कंट्रोल करते हैं। और जो ये वाला पार्ट है, ये डीमिलिटराइज्ड है, कि इन्होंने कह दिया कि हम और आप कोई भी यहाँ पर मिलिट्री नहीं रखोगे। और ये ब्लू वाला पार्ट है गोलन हाइट, गोलन हाइट से भी क्वेश्चन पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए गोलन हाइट पे कंट्रोल है बेसिकली इजराइल का। तो ये सीरिया की कहानी है। इदलिब है यहाँ पर, राइट। तो ये इदलिब है, और ये जो कलर आपको दिख रहा है ये है रिबल फोर्सेस का। तो इदलिब जो ये कंट्री है हमने देख ली, इदलिब गवर्नरेट इसकी कैपिटल हुआ करती थी। और इसको सीरियन जो रिबल्स थे, उन्होंने, जो सीरिया के विद्रोही लड़ाके थे, उन्होंने सीरियन सिविल वॉर की स्टार्टिंग में कंट्रोल में ले लिया था, राइट। तो बाकी ठीक है, लास्ट रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड है जो कि फोर्सेस सीरिया के अगेंस्ट हैं, इदलिब से ही ज़्यादातर वो कंट्रोल करते हैं। और सीरिया के जो साल्वेशन गवर्नमेंट है उसकी सीट बनी हुई है। तो इदलिब इस वजह से न्यूज़ में है, पिछले 3-4 साल में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। देन अब्राहम एकॉर्ड, इंडिया ने एक बनाया था क्वाड कंट्रीज़ आपको पता होंगे, कमेंट सेक्शन में आप बताना प्लीज़, ठीक है। क्वाड के बाद फिर कुछ कंट्रीज़ ने बनाया AU के US में अगर आप देखो तो US से USA हो गया, UK हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। तो इन्होंने अपना एक ग्रुपिंग बनाई, ऑस्ट्रेलिया, UK, USA। अब जो एक न्यू क्वाड बन रहा है, न्यू क्वाड में 2 कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट हैं, वो है UAE और इजराइल। तो न्यू क्वाड पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा अब्राहम एकॉर्ड का भी बैकग्राउंड पता होनी चाहिए। इन जनरल क्या है, जो इजराइल कंट्री है, इजराइल के साथ में कोई भी ऑन पेपर डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखता है, रीजन से जुड़े हुए, और काफ़ी सारे रीज़न होंगे, मैं पर्सनली तो उनको डिस्कस करना नहीं चाहूँगा। तो अभी क्या हुआ कि इजराइल और UAE, इन्होंने जो अपने इनफॉर्मल रिलेशंस थे उनको नॉर्मलाइज कर लिया, या डिप्लोमेसी पर ग्राउंड लेवल पर उन्होंने ब्लूप्रिंट दे दिया, डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट हो गए। इनको ही हमने कहा अब्राहम एकॉर्ड। आज की डेट में जब अब्राहम एकॉर्ड लागू हो गए हैं, इजराइल और UAE के जो रिलेशंस हैं वो डिप्लोमेसी हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पर हैं। इसको इनिशिएट कराने में US का भी बड़ा रोल था, 2020 में ये हुए थे। और USA पहली पर्शियन गल्फ कंट्री बन गया जिसने इजराइल के साथ इस तरह के रिलेशंस रखे। हालांकि 2 और कंट्रीज़ थी वहाँ पर उस एरिया में, अरेबियन स्टेट्स, इजिप्ट ने सबसे पहले और उसके बाद जॉर्डन ने 1994 में। अब 1979 का भी वर्ल्ड हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर्स में हम देखेंगे, या फिर आप जहाँ भी वर्ल्ड हिस्ट्री का कंटेंट पढ़ना हुआ 1979 को हाईलाइट ज़रूर कर लेना, ठीक है। इजराइल ने कहा कि अब हम वेस्ट बैंक को थोड़ा सा उतना कंट्रोल नहीं करेंगे, थोड़े पार्ट हम
कंट्रोल करने के लिए रुक जाएंगे। तो इससे अल्टीमेटली वही हुआ कि इनके बीच में इनफॉर्मल रिलेशंस तो थे, लेकिन फाइनली इनको नॉर्मलाइज कर दिया। तो ये चीज़ें बेसिकली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। प्री में मैंने आपको लिख के बता दी, कोई भी लाइन अगर आप देखो यहाँ मैंने हाईलाइट की हुई नहीं है, जो बोल्ड वर्ड्स हैं आप वही प्री के लिए याद करोगे, ठीक है। तो ये थे अब्राहम अकॉर्ड। अब हम आते हैं इंडिया का जो न्यू क्वाड है। क्वाड हो गया, अब इंडिया न्यू क्वाड बनाना चाह रहा है। उसमें 2 कंट्रीज़ अगर आप देखो, इज़राइल है और UAE है, 2 कंट्रीज़, और USA भी है इस क्वाड में, जो कि कॉमन फ्रेंड है सभी का। तो अब ये न्यू क्वाड और जो अब्राहम अकॉर्ड, इससे इंडिया के लिए फ़ायदा क्या होगा। इंडिया जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड अच्छे रिलेशंस हैं इज़राइल और UAE के साथ में, जो अच्छे बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय संबंध हैं, उनको इंडिया और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएगा, ठीक है। इज़राइल इंडिया का एक ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर है, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, यहाँ पर इज़राइल के साथ काफ़ी अच्छे हमारे रिलेशंस हैं, और UAE टॉप ऑयल एक्सपोर्टर है इंडिया का, ठीक। देन इसके बाद फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव ये सऊदी अरेबिया करना चाह रहा है। तो बेसिकली जो FII है, इसकी जो मेन थीम है वो है जो सऊदी अरेबिया, जिसे हम किंगडम इन जनरल कहते हैं, सऊदी अरेबिया जो किंगडम है वो ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस करना चाह रहे हैं और डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं अपनी इकॉनमी को। तो वहाँ पर ये एनुअल इन्वेस्टमेंट फोरम है, सऊदी अरेबिया की इनिशिएटिव है, जहाँ पर वो वर्ल्ड इकॉनमी और इन्वेस्टमेंट ट्रेंड वगैरह डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एम इसका क्या है, किंगडम की इकॉनमी और डिपेंडेंसी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जब भी हम वेस्ट एशिया पढ़े हैं और किंगडम की बात करें तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है ये वाला किंगडम, सऊदी अरेबिया, ठीक है। ये जनरल सी बकर होती है जो लोग अपने करंट अफेयर्स में भरे रहते हैं कि फलाने ढिमके ये वो सारे पास में आएंगे और बहुत कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, आप कर लेना डिस्कस, ठीक। तो ये वो चीज़ हो गई कि इम्पॉर्टेंट क्यों है। दूसरी चीज़, जो इसको होस्टिंग करता है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ सऊदी अरेबिया, PIF इसे कहते हैं, वो कर रहे हैं। जो ये FII है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको दावोस इन डेजर्ट भी कहते हैं। ये एक कीवर्ड आप याद रखना, ठीक है। दावोस आई थिंक आपको पता होगा, अगर आपने सुना हो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, नहीं सुना तो सुन लो, तैयारी कर रहे हो तो ज़रूरी है। तो इसकी जो एनुअल मीटिंग होती है वो दावोस में होती है। तो दावोस को यहाँ इन्होंने रेफरेंस की तरह यूज़ कर लिया कि दावोस इन द डेजर्ट, दैट इज़ FII। अब ये न्यूज़ में क्यों था, इंडिया के PM ने, ठीक है, FII को अटेंड कर लिया, वर्चुअली किया होगा आई थिंक, एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप काउंसिल SPC भी इस्टेब्लिश कर ली, और इंडिया एक चौथा ऐसा नेशन हो गया जिसने SPC साइन कर लिया। SPC में 2 तरह के पैरेलल ट्रैक्स हैं, एक जो आपका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में घूमता है, दूसरा इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। एक में आपकी पूरी ये जो जियो पॉलिटिक्स है, चाहे सिक्योरिटी हो, कल्चर हो, सोसाइटी हो, पॉलिटिक्स हो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। दूसरा इकोनॉमी, पैसे के टर्म्स में, तो इसको हम कहते हैं SPC यानी कि स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप काउंसिल। इन 2 चीज़ों पर काम करती है। सऊदी अरेबिया ने कहा इंडिया को कि हमारे जो 8 स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं जिनके साथ मिलके हम अपना विज़न 2030 अचीव कर पाएंगे, तो उसमें इंडिया भी एक है। सऊदी का जो विज़न 2030 है वही है कि हमें ऑयल पर डिपेंडेंसी कम करनी है और इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है। देन हजीगाक माइन, ये न्यूज़ में क्यों थी कि चाइना और इंडिया, इन 2 कंट्रीज़ ने कसम खाई थी कि हम अफ़गानिस्तान में जो मिनरल वेल्थ है उसको थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश करेंगे। जो हजीगाक माइन है, लार्जेस्ट आयरन और डिपॉजिट है अफ़गानिस्तान में, राइट, और ये एशिया में भी बिगेस्ट अनटैप्ड आयरन और डिपॉजिट हैं, आज तक इनको टैप नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो ये हो गए, हजीगाक पास है, और ये अगर आपको लोकेशन याद करनी हो तो भी आप याद कर सकते हो, मैदान वारदक और बामियान प्रोविंस इनके पास में है। अब इंडिया को इसके राइट्स भी हैं, तो इंडिया यहाँ से आयरन और एक्सपोर्ट भी कर सकता है। अगर आपको थोड़ा सा और जानना हो कि चाइना और इंडिया क्या कर रहे हैं, तो ये हजीगाक अराउंड इधर है, यहाँ पर इंडिया है, इंडिया को एक्सपोर्ट के राइट भी मिले हैं, काफ़ी सारे राइट मिले हैं, और चाइना को काबुल के पास में कॉपर कंसेशन मिला था 2007 में। तो चाइना कॉपर को डेवलप कर रहा है, इंडिया आयरन को डेवलप कर रहा है, ठीक है। देन जो अगला टॉपिक है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, न्यूज़ में था, IR में डाल दिया, बट ये सब टॉपिक हम लिस्ट बना के इंटरनल सिक्योरिटी का जो PT है उसमें आप ध्यान से देखना, एक टॉपिक है उसमें हमने एक हेडिंग डाली है कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसमें आर्मी एक्सरसाइज कौन सी है, नेवी एक्सरसाइज कौन सी है, और जो एयर की एक्सरसाइज हैं वो कौन सी है। तो उसमें ये एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग आप ऐड कर लेना, UAE करता है, ठीक है, मल्टी नेशनल डेजर्ट एक्सरसाइज है, बायलैटरल नहीं है। तो ये आपको बस याद रखनी है कि कौन सी, जैसे इंदिरा है तो किसके साथ है, रशिया के साथ है, आर्मी नेवी एयर तीनों की एक्सरसाइज को इंदिरा कहता है, राइट। तो इस तरह से आपको चीज़ें याद करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ की,
वापस से मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूँगा, ये जो वीडियो अपलोड होगा PT360 की प्लेलिस्ट है, यहाँ पर अभी फ़िलहाल पॉलिटी और IR चल रहा है, सोशल इश्यूज़ के लेक्चर्स रिकॉर्डिंग में है, इसके बाद एशियंट हिस्ट्री सॉरी आर्ट एंड कल्चर और इकोनॉमी वो भी तैयार है। एंड यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स हेयर। प्रीलिम्स 2.0 और जो PT है, कोई कोर्स फी बहुत ज़्यादा तो है नहीं, 1099, इतने में तो मुझे पता नहीं क्या आता होगा। एंड देन प्रीलिम्स 2.0 आप बाकी कोर्सेज़ के लिए भी सिनॉप्सिस IAS को विजिट कर सकते हो। डू विजिट दिस 2020 50-50 सीरीज़ की जो टॉपिक लिस्ट है, ये आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी वो आपको पता होने चाहिए। तो 2020 सीरीज़ में भी इंटरनेशनल रिलेशंस शामिल हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।